प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल की सजाओं के बाद पार्टी के अंदर एक रद्दमल तो है ऑब्वियसली, और वो ऑब्वियस है, लेकिन अब इससे डायरेक्शन एक मिल रही है कि अब क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का मुस्तकबिल क्या है। जिन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं या फैसले आ रहे हैं जो MNA या MPA थे, उनकी जगहों पर क्या दोबारा इलेक्शन होंगे? अगर वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो जाता है इनके डी सीट होने के बाद, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या उन दोबारा इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी? ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की सूरत में क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जितना आसान होगा? क्योंकि अब तक जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, जिससे हुकूमत को ये नैरेटिव भी मिला है कि देखिए हमारी परफॉर्मेंस की वजह से लोग हमें वोट दे रहे हैं, और लोगों के वोट देने या ज़िमनी इंतखाबात में हमें जिताने का मतलब ही ये है कि लोग हमारी कारकर्दगी से खुश हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब दूसरी तरफ उनकी बरियत तो हुई है एक केस में, लेकिन उन पर और मुकदमात भी हैं 9 मई के, जिसकी वजह से उनकी रिहाई फ़िलहाल मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। तो रिलीफ इन टर्म ऑफ यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर्स की सज़ाओं के हवाले से अगरचे कल एक रिलीफ मिला शाह महमूद कुरैशी साहब को, लेकिन बहरहाल वो रिहाई की सूरत में रिलीफ फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अब सेनेटर अली ज़फ़र साहब की राय इस पर मुख्तलिफ है। जो अभी मैं ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहा था, वो कहते हैं कि इस अदालतों से, लोअर कोर्ट से फैसले आने के बाद डी सीट नहीं होता कोई भी MNA या MPA, वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात नहीं होगा अनटिल अनलेस कि उनके खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट से आए। और वो कहते हैं कि माजी में जब भी सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आए हैं तो ही MNA डिस्क्वालीफाई हुए हैं। उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मिसाल भी है, उसमें नवाज शरीफ साहब की मिसाल भी है, चंद और मिसालें भी हैं। अब इस पर डिबेट ये है, जानना यह है कि क्या लोअर कोर्ट से अगर फैसले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आते हैं, सज़ाएँ हो जाती हैं, तो क्या फ़ौरी तौर पर आप इलेक्शन कमीशन वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात में जाएगा और उन्हें डी सीट कर देगा, या ऐसा नहीं होगा? तो इस पर कानूनी राय क्या है? इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया था। अगरचे अमली तौर पर उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा, लेकिन हुकूमत भी इसके लिए आमादा दिखाई नहीं देती कि वो उसको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दूसरी तरफ 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियों में लगी है और वो चाहती है कि एहतजाज हो। इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं वो अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनका क्या होगा? राना सनाउल्लाह साहब इस पर भी इंदिया दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी उन्हें फिर गिरफ्तारी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो क्या बरतानवी शहरियों को यूं गिरफ्तार किया जा सकता है अगर वो अपने वालिद से मिलने आते हैं या वो सियासी एक्टिविटी के लिए आते हैं? क्या इन दोनों में फ़र्क होगा और क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? इख्तियार वली साहब ये कह रहे हैं कि 27वीं आईन तरमीम की तैयारी चल रही है और उस पर काम हो रहा है, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। कुछ दिन पहले बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे शो में थे, वो कह रहे थे कि जी ये मेरा कंसर्न डिपार्टमेंट है, यानी अगर कोई ड्राफ्ट तैयार होगा तो हम इसको देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी तक कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हो रहा। लेकिन चंद दिन के अंदर अंदर अब कल इख्तियार वली साहब कह रहे हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, वो कह रहे हैं इसके ड्राफ्ट पे काम हो रहा है, उस पर कुछ चीज़ें तय हो रही हैं और 27वीं तरमीम आ रही है। तो 27वीं तरमीम अगर आ रही है तो इस पे क्या होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करते हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब। उवैस सोईद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। उवैस साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और कमर दिलशाद साहब से मैं शुरू करना चाहूँगा 2-3 चीज़ों के हवाले से। कमर साहब, एक तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने एक राय दी है, उनकी ट्वीट बल्कि मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं कि 9 मई केसेस में PTA रहनुमाओं को दी जाने वाली सजाएं खिलाफ कानून है। चलिए, ये तो उनकी राय है। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किए बगैर कोई भी ट्रायल या सज़ा हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, ये भी उनकी पॉलिटिकल राय है। लेकिन आखिर में वो ये कहते हैं कि हम इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती, किसी भी रुकने पार्लियामेंट को नाअहल नहीं किया जा सकता। आपकी राय यही है कमर साहब के क्या अगर सुप्रीम कोर्ट की सतह पर फैसला नहीं आता किसी रुकने असेंबली के खिलाफ, तो तब तक वो डी सीट नहीं हो सकता? नहीं, देखिए जी, अली ज़फ़र साहब एक बड़ी मोहतरम शख्सियत हैं, लेकिन मसला यह है कि वो तो अपने एक सियासी बयान देना है, वो पार्टी के अहम ओहदे पर भी हैं, सेनेटर भी हैं। तो असल बात यह है कि जब वो सजा हो गई है, तो जब वो सजा बाकायदा सुना दी गई है, 10-10 साल की सजा दे दी गई है, अब अगर उनका केस बनता है हाई कोर्ट में, जो वो सेशन जज की तरफ से कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाना जो है वो गैर जरूरी है जी, तो हाई कोर्ट में जाएं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं,
तो अगर उनका हुक्म इत्तलाई जारी नहीं करते, उसके जज के फैसले को सस्पेंड नहीं करते, तो सजा तो शुरू हो गई। जब सजा शुरू हो गई तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उनको डी नोटिफाई कर सकता है। वो सजा याफ्ता का तो आइन और कानून में इजाजत ही नहीं है कि जिसको सजा हो जाए तो उसकी तो डी नोटिफाई करना पड़ जाता है। सही। लेकिन मसला वो डी नोटिफाई करने के लिए भी स्पीकर जो सूबाई असम्बली जो हैं, अगर वो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं तो स्पीकर की तरफ से जाएगा रेफरेंस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, जनाब इनको सजा हो गई है तो आप इनको डी नोटिफाई कर दें। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 63 के तहत उनको डी नोटिफाई कर देगा। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने अपीलें करनी है। अपीलें तो ज़ाहिर है हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी फोरम है, सुप्रीम कोर्ट में जाना जरूरी नहीं होता। अभी तो लाहौर हाई कोर्ट में जाएं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं तो अपील तो करेंगे, अपील तो उनका राइट बनता है। फैसले के अंदर भी लिखा होगा कि इनको 30 दिन के अंदर अंदर अपील करने की इजाजत है। नहीं, लेकिन सर उसमें एक सवाल फिर और साहब पैदा होता है, और वो ये होता है कि अगर फर्ज करें कि वो डी-सीट हो जाते हैं और वो हाई कोर्ट में जाते हैं, आपको पता है हाई कोर्ट में देर सवेर भी हो सकती है, 2-4 महीने भी लग सकते हैं। हाई कोर्ट में जाके उनकी बरियत हो जाती है, फर्ज कीजिए, तो क्या होगा? उस सीट पर तो फिर ज़िमनी इलेक्शन हो चुका होगा, वहां पर तो कोई नया एमपीए मैंने आ चुका होगा। तो फिर अगर वो बरी हो जाते हैं तो क्या उनकी सीट उनको वापस मिल जाएगी और इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन कराया होगा क्या वो कलअदम हो जाएगा? नहीं। वो अगर हाई कोर्ट में 2-4-6 माह लगता है, इस अरसे में इलेक्शन कमीशन उनको डी नोटिफाई कर देता है और बाद में अगर हाई कोर्ट की तरफ से बरी भी हो जाते हैं तो सीट तो चली गई, डी नोटिफाइड हो गया, ज़िमनी इलेक्शन हो गए, उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो उनको अपील करने की जब गुंजाइश है तो फिर अपील करने के बाद ही फैसला होगा कि आया ज़िमनी इलेक्शन करवाएं या डी नोटिफाई कराएं। सही। आप कह रहे हैं कि अपील के फैसला आने तक ये इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सकता कि यहां पर ज़िमनी इलेक्शन होना है, इनको डी नोटिफाई करना है या नहीं करना? डी नोटिफाई करने के लिए बकायदा स्पीकर की तरफ से जाएगा ना नोटिस कि जनाब ये डी नोटिफाई किया जाए। तो फिर इलेक्शन कमीशन ये इतने अरसे में तो हाई कोर्ट से स्टे ले लेंगे। वो इन तमाम केसेस के अंदर जो होता है वो हाई कोर्ट की तरफ से स्टे मिल जाता है। तो हाई कोर्ट की स्टे मिल जाएगा। हाई कोर्ट ने स्टे ना दिया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस हजरात देखें क्या होता है, फिर ये चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो जब तक फैसला अपील का नहीं हो जाता तो उस वक्त तक डी नोटिफाई नहीं हो। सो आप ये कह रहे हैं कि ये कोई अली जफर साहब की ये जो राय है कि जब तक फाइनलिटी जब सामने नहीं आ जाती सुप्रीम कोर्ट से तब तक इस पर अमल दरामद नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि अमल दरामद पहले होना शुरू हो जाएगा, राइट? एक चीज, हाँ बिल्कुल, अगर उन्होंने हुक्म ने इतना स्टे ऑर्डर ना दिया या उसके फैसले को मुअत्तल ना किया, ठीक है, तो डी नोटिफाई तो हो जाएंगे। ठीक है। अब तो ये सारा अदालतों पर मुनहसर है कि आया वो डी नोटिफाई करने के लिए उनका अपना फैसला जो है सेशन जज का, सेशन जज के लेवल के आदमी है जिसे सजा दी है, उसके फैसले को अगर वो कल मुअत्तल नहीं करते तो फिर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पाबंद है। एक चीज और बता दीजिएगा कमर साहब, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे ये बताइए कि एक और मामले पर बहस चल रही है और वो मुराद सईद साहब के सेनेटर बनने का मामला है। मुराद सईद सेनेटर बन गए, क्या उनके लिए कोई मुद्दत है कि वो 2 महीने के अंदर, 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर अपना हल्फ उठाएं, वरना वो डी-सीट हो जाएंगे? दरअसल जो हमारे वफाकी वज़रा है ना वो पढ़ते बढ़ते तो है नहीं। अच्छा, वो बात ये है कि नहीं अकल दानिश तो खैर मैं उनकी मानता ही नहीं है, उनका अकल दानिश तो है ही नहीं उनके अंदर, वो पढ़ते बढ़ते तो है ही नहीं। पहली बात यह है कि ये इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उन्होंने एक इसहाक डार ने जब अपना सेनेट का एक हलफ नहीं लिया था तो उनको डी-सीट करने के लिए तो उन्होंने एक कानून में बाकायदा तरमीम की थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई 4 हफ्ते 3 हफ्ते तक या 3 महीने तक अगर वो हलफ नहीं उठाता तो वो डी-सीट हो जाएगा। लेकिन वो उस पर इसहाक डार साहब लंदन में थे उस वक्त, वो तो उसके बाद सारा हमारे यहाँ जो कानून साजी होती है ना वो शख्सियात के गिर्द घूमती है, आवाज के गिर्द नहीं। वो सिर्फ इसहाक डार को डी-सीट करने के लिए उन्होंने इमरान खान ने ये कानून साजी किया। लेकिन कौमी अपने पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में वो 4 महीने का बकायदा ऑर्डिनेंस भी आ गया था जी। वो ऑर्डिनेंस भी आ गया था, लेकिन वो चूंकि कौमी असम्बली ने उसको बिल को पास नहीं किया तो वो कानून का हिस्सा नहीं बन सका। और इसहाक डार साहब जो थे वो 3 साल बाद आके उन्होंने हल्फ उठा लिया। तो यहाँ भी वही सूरत हाल है, मुराद खान साहब अपने 3 साल के बाद हल्फ उठा रहे। अभी इसका आइन इसको कोई पाबंदी नहीं है कि 6 महीने 3 महीने 2 महीने, वो जब चाहे ना उठाए 3 साल लगा दें। सही है, सही है। लेकिन अगर कानून में तब्दीली हो जाए
तो फिर ये मुमकिन है और वो हो भी सकती है। बिल्कुल ठीक है। मैं अब अवैध साहब ज़रा ये जो अभी हम डिस्कशन जैसे शुरू किया है इस पर अपनी राय दीजिए ना। मैं हुज़ैफा साहब के पास जाता हूँ कि आप ये यानी ये थोड़ा सा अनजस्टिफाइड नहीं लगता कि एक शख्स जिसके खिलाफ एक सेशन कोर्ट से फैसला आया है, अब अगर कुछ अर्से के बाद 2-4 महीने के बाद हाई कोर्ट कह दे कि ये फैसला ठीक नहीं था, इसमें तो बहुत सारे सुकुम हैं, इसमें तो गवाहान रिकॉर्ड नहीं हुए या गवाहों के बयान जो है वो मैच नहीं कर रहे, या उस फैसले को कलअदम किसी भी बुनियाद पर करार दे दे, तो इसमें उसका क्या कसूर है? उसकी तो सीट भी चली गई और उसके वहां पर ज़िमनी इलेक्शन होकर कोई और भी मुंतखब हो गया, तो ये तो एक इजी वे में मिल जाएगा कि सेशन कोर्ट से कोई नाअहल हो और उसकी सीट खाली करा दो। तो आपके ख्याल में अली जफर साहब की बात में वजन है या दूसरी राय ठीक है? शुक्रिया असद। देखिए, बुनियादी जो मसला है पाकिस्तान की तारीख में, हमने तो 9 उम्री से देखा है कि जो भी सियासी जमात या जो भी सियासी रहनुमा अताब का शिकार होते हैं तो फिर एक तवील अरसे तक एक कानूनी उलझाव में वो मुब्तला रहते हैं। हमने तो अपनी सहाफ़ती करियर में भी देख लिया कि किस तरीके से नवाज शरीफ भी उस उलझाव का शिकार रहे, उनके भाई शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है वो भी, एसार डार भी, मरियम नवाज साहिबा भी, कुलसूम नवाज साहिबा भी, आप एक लंबी फहरिस्त है। और दूसरी तरफ जब ताब का शिकार हुई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, तो मैं तो आप यकीन कीजिए कि हर रोज़ सुबह को, ये मेरी ड्यूटी में था, सहाफ़ती ड्यूटी में, कि मैं कोई ना कोई कोर्ट लगाता था। नवाज शरीफ साहब का दौर था, एक करप्शन के, दूसरा करप्शन के, तीसरा करप्शन केस, फिर उसी के अंदर मुर्तज़ा भुट्टो साहब की असैसिनेशन हो गई। तो एक लंबी तवील एक फहरिस्त थी। अभी आप देख लीजिए इमरान खान साहब के दौर के अंदर क्या हुआ। नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर, जाली बैंक अकाउंट जो है वो जरदारी साहब के खिलाफ, और वही अब इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं, और इमरान खान साहब जो हैं और उनकी जो पूरी जमात है वो इस वक्त कानूनी उलझाव का शिकार है। हर रोज़ वो शहर सुर्खियों की जीनत बनते हैं, अदालतों के उसमें रहते हैं। और आप अब देख लीजिए कि आज का जो केस है, ये 9 मई का जो केस है, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए कि ये केस तो ओपन ट्रायल तो नहीं हुई, ये तो जेल के अंदर फैसला सुनाया गया। और जाहिर बात है कि ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, तो उसके अंदर आप ये देख लीजिए कि कोई बरी होता है और किसी को सज़ा होती है। यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, आप देख लीजिए कि कैंसर की सर्वाइवर हैं, और मैं खुद कैंसर सर्वाइवर, और इंसानी कोई हकूक की बात होती है, कुछ होता है, हमदर्दी होती है, जो भी होता है, एक तवील अरसे से उनके खिलाफ केसेस हैं। और दूसरी तरफ जो शामुल कुरैशी साहब की बरियत होती है, शामुल कुरैशी साहब, ये बात तो हमें उस वक्त भी पता था 9 मई के उसमें कि वो शायद अगर मुझे सही याद हो असद, कि वो कराची में थे उस रोज 9 मई का हुआ। और शामुल कुरैशी साहब की अगर जी हाँ, शख्सियत को आप सही है, लेकिन सर ये वाला मामला जो है शायद कुछ और लोगों के साथ भी है कि कुछ ऐसे बिलाल एजाज और अहमद चट्ठा के बारे में कहा जाता है, या वो ये दावा करते हैं कि वो तो मूसा खेल मियांवाली में मौजूद ही नहीं थे, फिर भी उनको 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। लेकिन बहरहाल शायद कुछ और टेक्निकल रीजंस रही होंगी जो शामुल कुरैशी साहब को बरी किया गया, रिहाई फिर भी उनकी मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इसमें मैं हुज़ैफा रहमान साहब, अब आपकी ज़रा राय मुझे दीजिएगा, क्योंकि ये जो अब मामला है कि डी सीट होगा, ज़िमनी इलेक्शन होगा, तो यही मेरा सवाल है कि अगर वो हाई कोर्ट से जाके बरी हो जाता है या सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम हो जाता है, तो उसके नुकसान का इजाला कौन करेगा? जो अवामी राय पहले वहां पर आई थी, उसका इजाला कौन करेगा उसके खिलाफ जाने का? जी बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। अगर आप मुझे कोई पेशेंट ऑडियंस दें तो मैं आपके इस सवाल का जवाब भी दूंगा, और उसके बाद जो मेरी जमात का इससे मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जो मेरे दोनों फाजिल दोस्त आपके साथ मौजूद हैं, इंतहाई काबिल एहतराम। आप जो सवाल उनसे कर रहे थे, मेरे ख्याल से मुझे भी उनकी बात उस तरीके से समझ नहीं आई, और मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए भी मैं वो बात उस तरीके से वो समझा नहीं पाए। मेरे ख्याल से वो ज़ाहिर अच्छी मालूमात है उनके पास, लेकिन मैं थोड़ी से फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा। पहली बात तो ये है कि एक आम आदमी के लिए मैं पूरा केस आपको समझा दूं कि किसी भी सज़ा याफ्ता बंदे की सीट जो है वो डी सीट क्यों होता है। ज़ाहिर है जो बंदा अदालत से सज़ा याफ्ता हो जाता है, ट्रायल कोर्ट से, जिसको हम सेशन कोर्ट कहते हैं, तो 62-63 पे पूरा नहीं उतरता है, सादी कौमी नहीं रहता, क्योंकि सज़ा याफ्ता होता है, इसलिए उसकी सीट जो है
वो खाली करार दे दी जाती है और उसको डिसीट कर दिया जाता है। अब आपका बड़ा जायज सवाल है कि क्या सेशन कोर्ट से सजा याफ्ता होने के बाद जो सीट खाली कर दी गई है या खाली करार दे दी जाएगी उस पर इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस पे इलेक्शन कब होगा? उस पे इलेक्शन तब होगा अगर वो बंदा जो 30 या 60 दिन का एक सर्टेन पीरियड है, बीइंग लॉयर मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो अपनी अपील फाइल नहीं करता हाई कोर्ट में। अब बात यह कि इनमें से बेशतर लोग जो हैं, कुछ पार्लियामेंटेरियन है, कुछ लोग गिरफ्तार नहीं है। अब इन्हें हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करने से पहले, जाहिर है पहले कोर्ट ऑफ लॉ के सामने इन्हें सरेंडर करना होगा, गिरफ्तारियां देनी होगी, उसके बाद अपनी अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। अब इनके केस के अंदर दो डिफरेंट सूरत हाल है। आमतौर पर हाई कोर्ट क्या करती है, पहली पेशी पर ही नीचे वाली अदालत की सजा को सस्पेंड कर देती है और ट्रायल स्टार्ट कर देती, दोबारा सुनना शुरू कर देती है उनकी अपील को कि ट्रायल कोर्ट ने सही फैसला किया या नहीं किया। ठीक, अगर हाई कोर्ट पहली या दूसरी पेशी पे ऑर्डर सस्पेंड नहीं करती, एडमिशन ले लेती है, तो अब आपका सवाल आता है कि जी फिर तो इलेक्शन हो जाएंगे। बिल्कुल इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इस केस में इनके वकला एक और दरखास्त हाई कोर्ट में मूव करेंगे कि आपसे हम इंटरिम रिलीफ लेने आए थे और इंटरिम रिलीफ ये था कि सजा को आप सस्पेंड कर दें, लेकिन इस सजा को आपने सस्पेंड नहीं किया। लेकिन ये आप देख लें कि आप शायद बादियो नजर बाद में हमें इसमें बरी कर दें, तो उस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होंगे। तो हाई कोर्ट इन केसेस में, मैं आपको पहले बता रहा हूं, हाई कोर्ट इलेक्शन रोक देगी, इलेक्शन कमीशन को भी इंस्ट्रक्शन दे देगी, डायरेक्शन दे देगी कि आप जब तक अंटिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस पिटीशन जो हाई कोर्ट में पेंडिंग होगी, आप कोई भी ज़मीनी इलेक्शन ना। हाँ, अगर कोई बंदा हाई कोर्ट में अपील में ही नहीं जाता तो और सेशन कोर्ट का फैसला फाइनलिटी इख्तियार कर जाता है, टाइम बार्ड हो जाती है, फिर इलेक्शन कमीशन जरूर करेगा। इलेक्शन कमीशन भी अपनी कोशिश पूरी करेगा, इन लोगों को जाहिर है इन सजाओं की रोशनी में डीसीट करने का नोटिफिकेशन करेगा, लेकिन उसको हाई कोर्ट रोक देंगी, क्योंकि हाई कोर्ट ये कहेंगी कि अगर हमने इनको बाद में बरी कर दिया और आप इलेक्शन करा चुके हो तो फिर हाई कोर्ट का तो मकसद बहुत हो गया, और अगर आप इलेक्शन वहां करा रहे हैं तो आप हाई कोर्ट से पहले ही हाई कोर्ट का फैसला सुनाने जा रहे हैं कि हाई कोर्ट इनकी अपील खारिज ही करेगी, इसलिए हम जो है एजम्पशन बेस पे इलेक्शन करा रहे हैं। तो हाई कोर्ट कहेगी आप हमारा मकसद फौत ना करें, आप ब्रेक पे पांव रखें और इन सीटों पर आप इलेक्शन अभी ना कराएं। तो मुझे जो एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते लगता है, ये टेक्निकल प्रोसीजर जो आप कह रहे हैं कि ये है किसी जगह पर इलेक्शन दोबारा होने या ना होने का, तो फिर इसमें डॉक्टर साहब ये जो अली जफर साहब कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती किसी भी रुकने पार्लियामेंट को नाअहल नहीं किया जा सकता, तो ये तो राय दुरुस्त मालूम नहीं होती। अभी हम आपके आने से पहले कंवर दिलशाद साहब की राय ले रहे थे, वो भी इख्तलाफ करते हैं बैरिस्टर अली जफर साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए इस तरह है कि बैरिस्टर साहब की अपनी एक राय है और हमारे जो फाजिल दोस्त हैं उन सब की राय अपनी अपनी राय होती है। मेरा एक सवाल है वो एज अ लॉयर इन्हीं से दोबारा पूछना चाहता हूँ। अगर एक जजमेंट, एक कोर्ट एक जजमेंट देती है, एक बेंच एक जजमेंट देता है, उस बेंच के अंदर 13 या 15 या 11 बंदे हैं, उनमें से 2 या 3 उस जजमेंट के ऊपर दस्तखत नहीं करते, क्या वो जजमेंट है या नहीं है? उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। बाकी आप जरा मतलब इस पे सबसे पहले यही बात कंवर दिलशाद साहब से सवाल कर ले। यही साहब हमारे ये लॉयर साहब जो बात कर रहे हैं इनसे पूछ लें, पढ़े लिखे हैं, लॉयर हैं, यंग हैं, आई एम श्योर, और लायर हैं, लॉयर हैं, ठीक है, तो ये उसका पूरी तरीके से जवाब भी दे देंगे कि क्या है। अगर एक चीफ जस्टिस कहता है, और ये याद रखें हम जिस सिस्टम में लड़ रहे हैं, वाले फैसले की बात करें कि उसमें तमाम जजेस ने दस्तखत नहीं किया, आप उसकी बात कर रहे हैं? नहीं किए। अच्छा, मजे की बात यह है इसी तरह के एक फैसला आता है जिसमें चीफ जस्टिस और बाकी 11 जजेस आउट ऑफ 13 ये कहते हैं कि ये पहले बताओ इलेक्शन कमीशन, कंवर दिलशाद साहब से मेरी तरफ से दोबारा पूछिए कि उनसे पूछा गया है कि आपको किसने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती?
इलेक्शन कमीशन को किसने कहा था ये? किसने कहा था कि उन्होंने काजी फैसल साहब कहते हैं मैंने तो ये नहीं कहा था। वो यही बात है ना। हाँ। तो जब आप लोग जिस तरीके से फैसले कर रहे हो, आप फैसला इस तरह कर रहे हो कि मेरे फाजिल दोस्त जो हैं, जो कि लॉयर हैं माशाल्लाह नदरे बद्दूर, ये जरूर बता सकेंगे कि वो ऐसा कौन सा कमरा है कि जिस कमरे में मेज के नीचे एक आदमी छुपा हो और दूसरा आदमी सोफे के नीचे छुपा हो और उस कमरे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहां पे लोग बैठे हुए हैं, छुपे हुए। नहीं, उसने ये तो नहीं कहा कि मैंने मेज के नीचे छुप के कहा था, ये तो आप अपने पास से ऐड कर रहे हैं ना। फैसला मेरे सामने पड़ा हुआ है, फैसले में तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने पीटीआई कारकुन का भेष बदलकर जो है वो शिरकत की। मतलब उसके काफी अरसे तक एक मिनट ठहर जाए। आपको पता है ये मीटिंग किस लेवल की है? आपको पता है ये मीटिंग किस लेवल की है? ये जो मीटिंग होगी, ये जिसमें ये फैसले हो रहे होंगे, उसमें आपको टोटल 4 या 5 या 6 या 7 या 8 बंदे बैठे होंगे। उनमें होगा, एक नाम आया होगा कि हुमायूं मोहम्मद वहां जा सकता है, एक नाम आया होगा कि असद उधर जा सकता है, एक नाम आया होगा कि फलाना अवैस साहब उधर जाके बैठ सकते हैं। उसमें पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कारकुनान बीच में घुस जाएंगे उस कमरे के अंदर। मतलब डू यू रियली बिलीव दैट? बहरहाल जज साहब ने तो उस पर यकीन किया। जज साहब कह रहे हैं कि जज साहब ने तो ये भी कहा था, एक मिनट है, ये जज साहब ने तो ये भी कहा था जब ये फैसले कर रहे थे, उनमें उन्होंने कहा था कि ये बचर साहब और वो जो दूसरे हमारे चट्ठा साहब है, उन्होंने कहा था इनके ऊपर तो कुछ चीज शहादत नहीं है। हाँ। शहादत नहीं है तो इनको तो छोड़ दे। बाद में कहां से शहादत आ गई? सही है। चलें, ये जो आपने पहले सवाल उठाया था ना डॉक्टर साहब, वो कंवर दिलशाद साहब से मैं पूछ लेता हूं, फिर बाकी सवालों का जवाब तो फिर हुज़ैफा दे सकते हैं। कंवर साहब, ये जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर एक फैसले पर तमाम जजेस ने दस्तखत ना किए हों तो क्या उस पर अमल दरामद हो सकता है या नहीं हो सकता? ये तो फैसला भी सेशन जज का फैसला है ना, ये तो नहीं उनकी जी, ये तो इस पर तो जाहिर है जज के दस्तखत हैं, इसमें तो बाकी जज तो शामिल ही नहीं है। जो 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 इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला दिया है, तो ठीक है, और वहाँ इनको 10 साल की सजा दे दी। जैसे हमारे फाजिल दोस्त की दलील बड़ी शानदार है। हाँ। और उसकी बात यह है कि उन्होंने बात कही है, उनकी भी दुरुस्त है कि मसला यह है कि जब तक हाई कोर्ट में जब केस जाएगा, अगर हाई कोर्ट ने सेशन जज के फैसले को मुअत्तल कर दिया तो उस वक्त जब तक नई अपील का फैसला नहीं होता, इलेक्शन नहीं होंगे। सही है। अब एक बात है, एक सबसे बड़ी अहम बात है, मुअत्तल तो हो ही जाना है। हमेशा सेशन जज के फैसले हाई कोर्ट मुअत्तल कर देती है। अब अगर ये मुअत्तल कर देती है, अब हमारे दोस्त यही बात फरमाई चले मुअत्तल नहीं करते और वो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता है, तो फिर अपील जाएगी कि ना इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जो है उस वक्त तक मुअत्तल रखा जाए, मौखर रखा जाए जब तक अदालत की तरफ से फैसला नहीं होता। तो अदालत इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर देगी। ठीक है। तो ये हमारी अदालत भी हमारे साथ चलती है। इसलिए मामला ये फिलहाल इतना जल्दबाजी का नहीं है, ये सारा सियासी मामला है, ये केस चलते रहेंगे। बस सजा हो गई है, उनको पता चल गया, हमें सजा मिल गई है, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से उनको रिलीफ मिल जाएगा, हर सूरत पे मिल जाएगा। ठीक है सर, अब इसमें जो फैसला है ना, इसमें जिन पैराग्राफ्स का डॉक्टर साहब हवाला दे रहे हैं, हुज़ैफा साहब आप भी जरा आपकी तवज्जो में चाहूंगा, क्योंकि इसमें पैराग्राफ नंबर 29 अगर आप देखें तो इसमें जज साहब ने लिखा है, इंस्पेक्टर इस्मत कमाल की गवाही के मुताबिक इस इजलास में बानी पीटीआई ने शुरका को हिदायत दी कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए। और इसी पैराग्राफ में लिखा है कि इस्मत कमाल साहब जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने पीटीआई की इस खुफिया मीटिंग जिसमें दीगर रहनुमा भी शरीक थे में खुफिया तौर पर पीटीआई का मेंबर बनकर शिरकत की। और एक और जो गवाह हैं वो भी इसी तरह से पीटीआई का मेंबर बनकर, हसाम अफजल जो हैं, वो पैराग्राफ नंबर 30 में बताया गया है कि 9 मई 2023 तक जमान पार्क में पीटीआई के मेंबर बनकर रहे, जिसकी वजह से उन्होंने पीटीआई की क़यादत का एतमाद हासिल कर लिया। यानी उन्होंने ये बताया कि वो पीटीआई के मेंबर हैं और मेंबर बनकर वो रहे, लेकिन असल में तो वो सब इंस्पेक्टर थे और इस तरह से उनको ये मालूमात मिली। अब इसमें गवाहान कहते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा था कि अगर उन्हें फौज या रेंजर्स गिरफ्तार करें तो फिर जीएचक्यू या दीगर फौजी अफसरान को टारगेट बनाया जाए, और जो रहनुमा पुलिस और फौज से लड़े वो न सिर्फ उनकी काबीना का हिस्सा होगा बल्कि उनका हीरो भी होगा। और हसाम अफजल जो गवाह हैं, उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी पर, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर तमाम क़यादत डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में वर्कर्स को इकट्ठा करके फौजी तनसीबात पर हमला करेगी। अब ये पैराग्राफ नंबर 29 और 30 में से कुछ चीज़ें मैंने आपको पढ़कर सुना दी हैं। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इन लोगों की कहानी पर यकीन करना जो है वो आसान नहीं है। हुज़ैफा रहमान साहब, एक शख्स जो बड़ी सीक्रेट सी मीटिंग है जिसमें 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट लोग शरीक हैं,
उसमें क्या ये मुमकिन है, ये डॉक्टर साहब का सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स जो है वो भेस बदल कर और जो है वो छुप कर खुफिया तौर पर उस मीटिंग का हिस्सा बन जाए और सुन ले? देखें जी, मैं डॉक्टर साहब के सवाल को और आपके सवाल को बड़े कैनवस में पेश कर देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई जुर्म होता है तो पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें एफआईआर के अंदराज के वक्त उसी मुताबिक एफआईआर को ढाला जाता है ताकि किसी भी जज के सामने उस केस को प्लीड करते हुए केस को प्रूफ करने में आसानी पेश आए। मैं फिर ये कहता हूं कि 9 मई हुआ, उसमें किसी की सबूत की, किसी की गवाही की जरूरत ही नहीं है। तो उसके बाद ये लोग कहते हैं कि जी ये फुटेजेस हमारी नहीं है, ये लोग हमारे नहीं है। यास्मीन राशिद खुद खड़ी हुई है, इमरान खान साहब का सगा भांजा कोर कमांडर की पेंट लहरा रहा है, जीएचक्यू के दरवाजे के ऊपर आग लगा रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारे लोग नहीं। सही है। अब बात ये, अब अगली बात पे मैं आ जाऊं। जब आप रियासत का गमो गुस्सा, रियासत की बर्दाश्त को इस पैमाने पर ले जाते हैं, फिर इस किस्म की सजाएं भी सामने आती हैं। मैं कोई 100 लोगों को जो सजा हो रही है, मैं इससे कोई दिफा नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा कि सारे लोग मुलव्विस होंगे। देखें, जब आप इस किस्म की हिकमत अमली अपनाते हैं, और हिकमत अमली भी एक सियासी जमात अपना रही है, कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं अपना रही, कोई टीटीपी नहीं कर रही, कोई बीएलए नहीं कर रही, फिर ज़ाहिर है उस सियासी जमात के खिलाफ एक एक्शन होता है जो कि रियासत करती है। और आप कह रहे हैं कि जिन सब लोगों को सजाएं हुई हैं 10-10 साल की, आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये सब लोग मुलव्वस ना हो? हाँ, ये इट माइट बी पॉसिबल कि इनमें से बहुत सारे लोग, जिस तरह आप बता रहे हैं, कोई बंदा कहीं और बैठा हुआ था, लेकिन जरा एफआईआर के अंदर नॉमिनेट हुआ और एविडेंस पेश किए गए, उस एविडेंस के अंदर जो हमारा क्रिमिनल, अच्छा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो दीगर मुल्जमान की मद में आए हैं, यानी कि वो नामजद नहीं थे, लेकिन जो लिखा हुआ था कि और मजीद दीगर नामालूम 400 अफराद, तो वो फिर नामालूम 400 अफराद में डाले गए हैं। मैंने असद साहब, आप खुद एक लिटरेरी आदमी है, मैंने आपके सामने एक सवाल पुट ये किया कि क्या 9 मई जो हुआ उसमें तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं थी, या उन्होंने अपने लोगों को इंस्टिगेट नहीं किया? अगर ये सारा कुछ ना होता और उस दिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बर्दाश्त का मुजाहरा करती, आज ये नौबत ही ना आती। ये नौबत मुस्लिम लीग नून पर भी आई थी, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब 13 जुलाई को लाहौर में लैंड किया, हमारा इलेक्शन सर पर था, 25 जुलाई को हमारा इलेक्शन था, लेकिन उस वक्त जब हमें बताया गया कि आप जो है माल रोड की उस साइड पर नहीं जा सकते, आगे कैंट शुरू हो जाता है, कोर कमांडर का घर है, तो हमने अपने लोगों को रोका ना। लेकिन अगर हम उस दिन अपने लोगों को ना रोकते तो मैं समझता हूं कि मैं डेरा गाजी खान में बैठा हुआ था उस दिन, तो मेरे ऊपर भी एफआईआर होनी थी लाजमी। ज़ाहिर पूरे मुल्क में फिर आपके खिलाफ एक्शन होता है। सियासी जमातों का काम अपने अस्करी विंग एक्टिवेट करना नहीं होता, नया सियासी जमातों का काम इस तरह के काम लेना होता है। सियासी जमातें बुर्दबारी का मुजाहरा करती हैं, सियासी जमातों की लीडरशिपों को फांसियां दे दी जाती हैं, उन्हें जलसों के अंदर उनकी असैसिनेशंस हो जाती हैं, उसके बावजूद उनमें बर्दाश्त होती है। नेल्सन मंडेला ने इतनी लंबी जेल काटी, उसके बावजूद उसने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। जो काम तहरीक इंसाफ ने किया, मैं समझता हूं कि वो किसी सियासी जमात को जेब नहीं देता था। उसके बाद बाकी जो कुछ हुआ वो भी कोई अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर। अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार भी है, कौन इमरान खान की रिहाई चाहता है, कौन नहीं चाहता। इसका मतलब है कि 2 कैटेगरीज मौजूद हैं पीटीआई के अंदर। एक पार्टी के अंदर क्या कंफ्यूजन भी है, कुछ माजी में पीटीआई के रहनुमाओं के मुख्तलिफ तरह के बयान भी रहे हैं, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि 5 अगस्त के लिए तैयारी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, और क्या वाकई कोई इस किस्म का बड़ा एहतजाज होने जा रहा है जो हुकूमत को तकलीफ दे सकता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से अभी कुछ ही दिन पहले मुख्तलिफ तरह के बयान दे रहे थे मुख्तलिफ रहनुमा। अलीमा खान साहबा के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल रखा है और वो कहते हैं कि इमरान खान ने तो इन्हें डिसऑन कर दिया है और कहा है कि मत कोई भी पार्टी मेंबर राब्ता करे अलीमा खान से। डॉक्टर साहब, 5 अगस्त को क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात से 100% एग्री करता हूँ, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये वो टाइम है जहाँ हम एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इकट्ठे होने चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि हमारा लीडर जो है वो नाहक जेल में है। उस केस के ऊपर किया हुआ है कि जिसमें 1 रुपया ना उनके अकाउंट में गया ना किसी और का, वो 100% पैसा यही गवर्नमेंट से इस्तेमाल कर रही है, तो वो सारा का सारा पैसा उस जगह से। तो ये सारी चीज़ें तो सबसे पहले वो है। नंबर 2, यहाँ पे हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एक मुनज़्ज़म और अपने अंदर
एक जो 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 क्या कह सकते हो उसे इत्तेफाक के राय है, उस लिहाज से फैसले करें, छोटे छोटे फैसले करें। अब बात आ जाती है 90 डेज और 5 अगस्त की। देखिए, अगर आप अली अमीन की बात सुने, उसकी बात को हुए कोई 2 हफ्ते हो गए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा आज से 90 डेज शुरू हो गया है। उन्होंने कहा हम इसको पीक पे लेकर जाएंगे, 5th को हम इसको लेकर जाएंगे और 5th से स्टार्ट हो गए। बाकी क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा आप 5 से एक तहरीक शुरू करें, 5 से शुरू करें। दैट मीन्स वो तहरीक रुकेगी नहीं। नुक्ता उरूज का था ना, नुक्ता आगाज तो नहीं कहा था 5 अगस्त नहीं, उन्होंने कहा आप 5 अगस्त को सारे पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे निकले एहतजाज करें। उससे होगा क्या कि बजाय इसके, और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त जीनियस मूव है। मैं मिसाल के तौर पे अभी जो हम कह रहे हैं कि जी हम उधर जाना चाहते हैं, ये कौन सा है, उधर मीनार पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मैं पर्सनली उसके खिलाफ हूँगा। वजह क्या है, जब मैं मीनार पाकिस्तान जा रहूँगा, मैं सारे लोगों को, वर्कर्स को कहूँगा कि आप एक जगह पर आओ। वहाँ पे जब करूँगा, जो गवर्नमेंट है, जो कि बेसिकली मॉरललेस गवर्नमेंट है, ठीक है, इन लोगों ने वहाँ पे कुछ ना कुछ गंद करना है। उस लिहाज से मेरे सारे लोग एक ही जगह पे एक्सपोज हो रहे हैं। एज अपोज टू दैट, अगर मैं लाहौर में 600 जगहों पे या 3000 जगहों पे 50-50 बंदों से लेके 100 बंदों की मैं बना देता हूँ कि तुम इधर बैठ के वो करो, एहतजाज करो, और इस सड़क पे आके बैठ के आप 50 बंदे लेकर कर लो। आपका कैमरामैन बता रहा होगा कि यार इस जगह पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब वहाँ पे जब एहतजाज हो रहा होगा, आप लाहौर की या पंजाब की पुलिस को इतना स्प्रेड कर देंगे पूरे पंजाब में कि उनका जो इफेक्टिवनेस होती है, जैसे मैं मेडिसिन देता हूँ, मैं अगर आपको मेडिसिन जैसे 500 मिलीग्राम आपको डोज देना है, सही है, मैं 500 मिलीग्राम की बजाय आपको 50 मिलीग्राम देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, अगर आपके बॉडी में किसी एक जगह पे इन्फेक्शन है या किसी एक जगह पे प्रॉब्लम है, आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम पूरी बॉडी में फैल जाता है, आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा मकामात पर आप एहतजाज कर रहे होंगे। मेरे लिहाज से उस दिन 5 मई को मेरे लिहाज से पूरे पाकिस्तान में कम से कम 10,000 जगहों पे, कम से कम 10,000 जगहों पे 100-150 बंदा खड़ा होके एहतजाज करे। इस लिहाज से आपका 1.5 लाख 2 लाख बंदा, 1.5 लाख 2 लाख बंदा, और अगर आप फर्ज करें पूरे पाकिस्तान में 10 लाख बंदों को कर लेते हैं और 100 बंदे कर लें, ये आपका ठीक ठाक किस्म की आपका कितना हो जाएगा कि 1 लाख जगहों पे आपकी ये चीजें आ जाएंगी। हर 10 मोहल्ले छोड़ के आप एक जगह पे एहतजाज कर ले, 100 बंदा कर ले। लेकिन ये एहतजाज, एक बात याद रखें, ये एहतजाज कामयाब तब होगा जब अवाम बाहर निकलना शुरू होगी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सबसे ज्यादा वर्कर्स हैं। आपके पास कितने होंगे? 4, 5, 6 लाख वर्कर होंगे। 5-6 लाख वर्कर, उनमें से कोई बीमार होगा, कोई इधर होगा, कुछ होगा, कोई जेलों में होंगे, 2-3 हजार अभी भी जेलों में पड़े हुए या किसी जगह पे फंसे हुए। तो वो सारी चीजें अगर आप करके करें, तो जब आपका प्लान है, ये आपका प्लान है, ये मेरा, लेकिन इस प्लान के लिए सर, ये इमरान खान का प्लान है, लेकिन क्या इसको एग्जीक्यूट करने की तैयारी है या नहीं है? इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें मेरी नजर में, इसमें मेरी देखें, जब आप कहते हैं कि इस जगह पे आ जाओ, ये मीनार पाकिस्तान आ जाओ, अब वहां पे जो सूबाई लीडरशिप है ना, वो वहां पे अरेंजमेंट करेगी। इसमें आपको कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये डिवॉल्व कर रहे हैं। अब आप यूनियन, आपका जो यूनियन काउंसिल के लेवल का जो लीडरशिप है, ये जो बिल्कुल बेस में जाके जो आपके वार्ड के लेवल का जो आपका वो वार्ड का जो प्रेसिडेंट है या वार्ड का जो वो जाके अपने लेवल पे लोगों को निकालेगा। सही है। तो आपको जो टोटल जो वर्क का काम है ना, वो आपके डिवॉल्व होकर नीचे जाएगा, जैसे इलेक्शन वाले दिन होता है। इलेक्शन वाले दिन हमारे जो लोग जा रहे होते हैं वो उसी लेवल के जा रहे होते हैं। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। चलें, ये तो आपने कहा कि ये आपका इमरान खान का प्लान है, लेकिन हमारा सवाल तो ये कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयारी ग्राउंड पे है नहीं। आप कह रहे हैं कि है, ये आसान प्लान है। अच्छा, उवैस हुई साहब, एक तो आपकी बात का बड़ा बुरा मान गए हैं, हुज़ैफा रहमान साहब शो छोड़ के चले गए हैं। वो कहते हैं जी उवैस हुई साहब ने मेरी इंसल्ट की है, तो मैं इस शो में अब शामिल नहीं हूँगा। उवैस हुई साहब क्या कहेंगे? अब ये जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, वो अमेरिका में चले गए हैं और अमेरिका में वहाँ जाकर अहम मुलाकातें कर रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनल से उन्होंने मुलाकात किया और उनकी एक ट्वीट से अंदाज़ा होता है कि उनकी हिमायत भी उन्होंने अपने मौके पर हासिल की है। आपके ख्याल में ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हमें मौरूसी सियासत जो है
उसका ताना देते थे कि मौरूसी सियासत करते हो, अब जो है वो बच्चों को सियासत में लेकर आ रहे हो। वैसे आपके ख्याल में बेटों का आना सियासत में हिस्सा लेने के लिए होगा, और क्या वाकई उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है जिस तरह से राणा साहब कह रहे हैं बरतानवी शहरियों की, और क्या उनका जो अमेरिका का विजिट है वो कोई इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है? 3 सवाल मैंने इकट्ठे कर दिए आपसे। असद, शुक्रिया। देखिए असद, आप जानते हैं मैं 30-32 साल से मैं जर्नलिज्म में हूँ और काफ़ी मेरा सिविलाइज प्रोफाइल है, और मैं बात भी बहुत धीमे लहजे में करता हूँ। इसी वजह से आप सब लोग जो है मुझे इनवाइट भी करते हैं कि न्यूट्रल कोई आदमी एनालिस्ट होना चाहिए। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जमाइमा जो है वो तो, अगर मैं ज़ाती तौर पे देखूँ तो जमाइमा तो अमेजिंग कैरेक्टर है कि वो हर मौके पे इमरान खान के साथ जो है बड़े तहम्मुल के साथ, इस्तेहकाम के साथ खड़ी हुई हैं। चाहे वो मनी ट्रेल, अगर आपको याद हो, वो पार्टी फंडिंग का हो, वो देना हो, चाहे उनके बयानात हों, वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं। तो ऐसी खातून तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत ही काबिल तारीफ़ उनका किरदार है कि वो इमरान खान साहब अपने साबिक़ शौहर के साथ खड़ी हुई हैं, उनके बच्चों की तालीम और तरबियत भी कर रही हैं, और अब वो समझती हैं, और ज़ाहिर बात है कि उनके जहन में कहीं ना कहीं ये गुमान है कि पार्टी शायद वो फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रही उनकी रिहाई के लिए। इस वजह से वो पाकिस्तान की सियासत के जो कॉन्टोर्स हैं या जो खतूत है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो समझती हैं कि उनके बेटों को अगर वो एक्टिव करें, कासिम और सुलेमान को, तो शायद ये तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ जाएगी। मुझे लगता है कि ये उनका जायज़ हक़ है, लेकिन कासिम और सुलेमान जो हैं वो तो कभी सियासत में रहे नहीं हैं। ज़ाती हैसियत में अपने वालिद की अगर रिहाई के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं तो ये उनका मेरे ख्याल में जमहूरी हक़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो यहाँ के आके सियासी तहरीक चलाएंगे तो फिर उनको वो सारे क़वानीन का सामना करना पड़ेगा। अगर उन सियासी मुजाहरों के अंदर कोई खिलाफ वर्जी होगी तो एक ट्रिकी सिचुएशन है। एक प्ले किया है, एक सियासी कार्ड प्ले किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान ना उनकी आमद हो, और ऐसा माहौल भी नहीं लगता कि जहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे 5 अगस्त को, क्योंकि मुनज़्ज़म पार्टी नज़र नहीं आती और उसके बहुत सारे वजूहात हैं। तो पार्टी को खुद अब सोचना पड़ेगा कि मुश्किल हालात के अंदर पार्टी अपनी जो रास्ता है वो कैसे चुनती है। इनके हमदर्द तो बहुत है, और आपने देखा कि अगर कोई इतनी बड़ी रिगिंग होती इनके खिलाफ या कुछ होता तो जब इलेक्शन हुए तो उसमें एक बड़ी तादाद में लोग निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया, लेकिन वो इतने मुजाहरों में क्यों नहीं आ रहे? तो इनका मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पार्टी की जो वीकनेसेस हैं वो आड़े आ रही हैं किसी तहरीक को चलाने के लिए। और अमूमी तौर पर एक माहौल भी ऐसा है पाकिस्तान का इस वक्त कि पाकिस्तान की मुस्बत इंडिकेटर्स हैं, वो चाहे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों या फिर पॉलिटिकल इंडिकेटर्स हों या फिर ग्लोबल रेलेवेंस के हवाले से जो पाकिस्तान का प्रोफाइल एक रियासत के तौर पे उसकी अपग्रेडिंग हुई है, तो शायद उस माहौल में एक बड़ी तहरीक, सियासी एहतजाजी तहरीक शायद ना कामयाब हो सके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं इस तहरीक को लेकर, उसमें एक तो असीरान की रिहाई है और एक मुतालबा 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा या आइन की मुकम्मल तौर पर बहाली है। अब तहरीक इंसाफ एक तरफ तो एहतजाज कर रही है कि 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा होना चाहिए, आइन बहाल होना चाहिए, दूसरी तरफ 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब कह रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है। आपकी तहरीक को इतना संजीदा लिया जा रहा है, आप 26वीं तरमीम का खात्मा मांग रहे हैं, वो 27वीं तरमीम लेकर आ रहे हैं। देखिए, जब आप कासिम और सलमान की बात करते हैं और जैसे अभी राणा साहब ने बात की है, मेरे ख्याल में राणा साहब जैसे जो लोग हैं ना, इन लोगों ने इस मुल्क की सियासत को तबाह किया। जब ये पीपल्स पार्टी में थे, ये PMLN के लोगों के ऊपर FIR कटवाते थे और उनकी FIR आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। वो कभी जाके पढ़ ले के क्या करते थे, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो कहता है एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल एग्रीड, लेकिन ये नहीं करते कि पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, उस चार्टर में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है
अच्छा, वो क्या करते हैं, वो आपको आर्टिकल 20 है, वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे आपको पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की इजाजत देते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं जो जाके लेट्स से यूके में जाके या यूएस में जाके वो यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के सामने या किसी भी बिल्डिंग के सामने पैलेस्टाइन के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। यहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। नंबर 2, आर्टिकल 21 है, वो इंटरनेशनल कॉवेनेंट है ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब ये दो बेटे हैं, ये वो बेटे हैं जो कि पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, पाकिस्तान में पले बड़े नहीं हैं, लेकिन इनकी जुर्रत को सलाम है कि जानते बूझते कि किस किस्म के लोग यहाँ पे हैं, ये यहाँ आना चाहते हैं एज अपोज टू वो बच्चे, एज अपोज टू वो बच्चे के जो कि गवाल मंडी में पले बड़े हैं और उसके बाद जाके कहते हैं हमने नहीं आना। हमाद अजहर साहब को सलाम है कि जो रुपोश थे बड़ी उसमें अपने बाप को कंधा देने आए थे। फर्क है परवरिश का, फर्क है एक क्या कह सकते, जब अभी ये कह रहे थे कि एक खातून है जो कि X5 है, लेकिन शी अंडरस्टैंड का क्या है, वो अपनी जगह, हमने बाकी भी लोग देखे हैं वो किस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। तो हर जगह पे बाज़ दफ़ा होता है ना कि जो असल होता है वो आपको दिखाता है कि क्या चीज़ है। मेरी नज़र में अगर आप मुझसे देखें, मुझसे पूछें, मेरी नज़र में मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यहाँ पे ये जो वोट वाली बात थी और सारी थी उसी तरीके से अवाम को निकलना चाहिए, और जब तक अवाम नहीं निकलेगी पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। और ये मसला पाकिस्तान का है, ये मसला इमरान खान का नहीं है, ये मसला मेरा मसला नहीं है, ये मसला आपका मसला नहीं है, ये मसला हम सब का मसला है। क्यों? इसी मसले की वजह से ये मुल्क, हम लोग आज तक अपने हुकूक के लिए नहीं खड़े हुए। लेकिन लोग तो तभी निकलते हैं ना जब पार्टी यूनाइटेड होती है। पार्टी में इख्तिलाफात होंगे तो लोग कैसे निकलेंगे? I agree with that, but at the same time, you have to stand for your rights. राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारी मोहम्मद साहब, उवैस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।